राघवेंद्र, संभल हिंसा को लेकर आज बर्क से पूछताछ होने वाली है। क्या कुछ प्रमुख सवाल हैं जो उनसे आज के दिन पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल निश्चित। जिस तरह से संभल में हिंसा भड़की और वहाँ के सांसद वर्ग की भूमिका जिस तरह से संदिग्ध पाई गई, उनके बयान जिस तरह से लगातार आते रहे, उसको देखते हुए आज पूरी टीम इनसे न्यायिक आयोग की जो टीम है इनसे पूछताछ करेगी। और ऐसी संभावना भी है कि जिस तरह से इनपुट मिले हैं, जिस तरह के एविडेंस मिले हैं न्यायिक आयोग को या संभल जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के पास जिस तरह से इनपुट आए और वर्ग के भी बयान जिस तरह से लगातार देखने को मिले हिंसा भड़काने के लिए या ये कहिए कि माइनॉरिटी कौम को उत्पात मचाने के लिए प्रेरित करने का एक काम वर्ग के बयान भी किए और जिस तरह की हिंसा भड़की वहाँ पे कई लोग मारे भी गए और उसके बाद से योगी सरकार सख्त हुई, उस पर जांच आयोग बैठाई गई और वही जांच आयोग आज लखनऊ में वर्ग आएंगे, पेश होंगे और उनसे तमाम पूछताछ होगी। जिस तरह से उनकी भूमिका संदिग्ध देखी गई उसी के आधार पर न्यायिक आयोग के सवाल भी होंगे कि आखिर उनके बयान इस तरह से कैसे आए और जो भी कुछ अगर व्हाट्सएप चैट की बातें होंगी या मोबाइल फ़ोन पे बातचीत के कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ एविडेंस होंगे तो उसको लेकर भी न्यायिक आयोग की टीम इनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वर्ग जिस तरह के बयान दिए उससे वो बच नहीं सकते हैं कि हिंसा फैलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अभी भी उनके बयान जिस तरह से आते हैं या ये कहिए कि समाजवादी पार्टी के कुछ और भी उस तरह के नेता हैं जिस तरह के बयान उनके आते हैं संभल को लेकर या सांगा को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, तो जिस तरह के लगातार बयान आते हैं इन लोगों की भूमिका संदिग्ध दिखाई देती है और उसी आधार पर आज एक पूछ होनी है संभल हिंसा को लेकर। जी। और इसी के साथ इस पूरे संभल हिंसा को लेकर अब तक जो कार्रवाई की गई है, जो खोजबीन की गई, इसमें क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल निश्चित। जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह की हिंसा फैलाने की बातें सामने आई, जिस तरह से छतों पे ईंट पत्थर पाए गए, चूँकि ड्रोन से निगरानी की गई, ड्रोन से जब एविडेंस जुटाने का काम किया गया तो तमाम ऐसे छत थे जिनके ऊपर तमाम ईंट पत्थर रखे थे और जिस तरह से उस दिन भी आगजनी हुई, हिंसा फैली, गोली चली, पत्थरबाजी हुई, उसको देखते हुए ही सरकार ने ये कदम उठाया भी था। और कहा जा सकता है कि ये पूछताछ आज ही रुक जाने वाली नहीं है, ये पूछताछ लगातार 2-4 बार इनसे पूछताछ होगी। इनके आधार पे इनके तार किससे किससे जुड़े हुए हैं, इनकी वार्ताएं किससे किससे होती थीं, अगली कड़ी में उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है, कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार संभल हिंसा के दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि संभल हिंसा के जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो होकर रहेगी और जो भी दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। बिल्कुल। और इसको लेकर हम देख भी रहे हैं, कार्रवाई लगातार की जा रही है और आज जब वर्ग से पूछताछ होगी तो क्या कुछ इस पूछताछ में सामने आएगा ये देखना ही महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ राघवेंद्र, बात की जाए और कौन कौन से नाम इसमें सामने आ रहे हैं जिनसे आगे भी पूछताछ का सिलसिला जो इसी तरीके से जारी रह सकता है? बिल्कुल निशु, संभल के ही कुछ आम नागरिक हैं जो सांसद के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके नामों की चूंकि अभी कुछ वैसे नाम क्लियर नहीं हुए तो किसी का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन सांसद के करीबियों के कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है। आगे चलकर इसी पूछताछ के आधार पर उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बयान दे देने मात्र से इतनी बड़ी हिंसा नहीं भड़क सकती है। इसके पहले इसके पीछे कई लोगों की साजिश होगी, कई लोग जो अंजाम दिए होंगे इस हिंसा को, उनकी वार्ताएं होती होंगी, तब इतनी बड़ी हिंसा फैली। तो कहा जा सकता है कि वर्ग के पूछताछ के बाद से कई इनके अन्य करीबी ऐसे होंगे या हैं संभल के जिनसे भी पूछताछ होगी या उनकी आगे चलकर गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हुए भी दिखाई दिए कि संभल हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल का भी उनका बयान सुना होगा, जिस तरह से वो उपद्रवियों को लेकर बात करते हैं कि लातों के भूत बात से नहीं मानते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ हिंसा आगजनी को लेकर, तोड़फोड़ को लेकर हमेशा शुरू से ही सख्त दिखाई देते हैं, चाहे वो एनआरसी की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो, एनआरसी की बात हो, वो कि इन मुद्दों पे जब भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी हिंसा भड़काने का काम करता है तो हिंसा आगजनी में जो नुकसान होते हैं उनकी भरपाई भी उन्हीं उपद्रवियों से करते हैं और जो भी दोषी होता है उन्हें दंडित करने का काम भी करते हैं। तो इसी कड़ी में
संभल हिंसा के दोषियों को भी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। आगे परत दर परत जैसे भी पूछताछ की कड़ी खुलती जाएगी, अन्य गिरफ्तारियां और अन्य पूछताछ के लिए लोग बुलाए जाएंगे। बिल्कुल, देखना महत्वपूर्ण किस किस का नाम इसमें सामने आता है। और इसके अलावा बात की जाए, समाजवादी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर अब तक सामने आया है पूछताछ को लेकर? पूछताछ को लेकर निश्चित समाजवादी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पे भी खुलकर खेलना चाहती है। वो भी चाहती है कि माइनॉरिटी का जो वोट है वो उससे लगे कि उसके रहनुमा, उसके मसीहा समाजवादी पार्टी है और वो उन्हीं से जुड़े रहें। और राजनीति के खेल में चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं, माइनॉरिटी वोटों को खींचने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए उसी तरह के बयान देते हैं जो वर्ग को या जो भी माइनॉरिटी के इस तरह के नेता हैं जिनके उपद्रवियों में हाथ होते हैं, जिनके इस तरह के दंगा फैलते हैं उसमें हाथ होते हैं, तो उनके सपोर्ट में या पॉजिटिव सकारात्मक बातें करते हुए देखे जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी इस पर पूछताछ को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि पूछताछ के बाद से जरूर कोई आधिकारिक बयान समाजवादी पार्टी जारी करेगी, क्योंकि वो भी इस मुद्दे को अपनी तरह से भुनाना चाहती है और सरकार इस मुद्दे पे जो भी उपद्रवी हैं उनको दंडित करने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, धर्म का मुद्दा हो और राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ न उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखना होगा, आज महत्वपूर्ण पूछताछ है, देखना होगा क्या कुछ तथ्य इसमें सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।